हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 12 साइंस का रिज़ल्ट आया और एजी क्लास का भी अच्छा रिज़ल्ट रहा। इसमें 91% हाईएस्ट रही हिमानी शर्मा की और काफ़ी अच्छे, बस थोड़ा हिंदी के नंबर कम आने की वजह से ये मान लीजिए कि 2-3% का बच्चों को लॉस होता है। इसलिए सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल है और इक्वली 100 मार्क्स होते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि जो ये नहीं कि टफ़ है उसी को ज़्यादा पढ़ें और जो इजी आपको लगता है कि हिंदी क्या हिंदी कर लेंगे, तो उस तरीके से थोड़ा सा सभी सब्जेक्टों को इक्वल करते हुए काम करें। अब यहाँ पे देखो, कल अपन ने जो है इसका इम्पोर्टेंस देख लिया था बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में। अब यहाँ पर कुछ अपन टेक्निक्स और आज पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में। उससे पहले एक थोड़ा सा टॉपिक है इसमें छोटा सा, प्रॉब्लम इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो जो है, जो लैब में हम काम कर रहे हैं, तो उस लैब में काम करने के कारण हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसकी होती है, स्टेरिलाइजेशन की। जैसे आज इस समय आपको पता ही है कि कोविड का कितना जो है मामला चल रहा है कि कितनी भी अगर आप अपने आप को स्टेरिलाइज करो तब भी जो ये वायरस है वो वायरस इन्फेक्ट कर देता है। उसी तरीके से जब हम आईसीयू वगैरह में, हॉस्पिटल के आईसीयू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हमें इजीली एंटर नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे जो है पेशेंट हैं जिनकी वजह से आपको कोई डिजीज़ लग सकती है या आपकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है आईसीयू में नॉर्मल जो पर्सन है उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। तो यहाँ पर और वैसे भी जो है स्टेरिलाइजेशन, अभी आपने देखा है कि सैनिटाइज़र किया जा रहा है सारे एरिया वगैरह को। तो उसी तरीके से जो ऐसे इन्फेक्टेड एरियाज़ होते हैं या इन्फेक्टेड जो चाहे लैब हो या कोई भी हो, तो वहाँ पर उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, स्टेरिलाइज़ किया जाता है ताकि वो कैसा हो जाए, जर्म फ्री। तो यहाँ पर इन विट्रो में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि हम काम तो कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी और जर्म के कारण हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं या जो हम एपरेटस यूज़ कर रहे हैं उन सबको जो है स्टेरिलाइज़ किया जाता है। आजकल जैसे इंजेक्शन आते हैं तो वो पहले से कैसे होते हैं कि डिस्पोजेबल होते हैं कि आपने यूज़ किया और फेंक दिया, लेकिन पहले जो आते थे, पहले इंजेक्शन को उबाला जाता था, स्टेरिलाइज़ किया जाता था, उसके बाद में हम यूज़ करते थे। तो उसी तरीके से जो है हम जितने भी लैब में काम करते हैं तो लैब में काम करने से पहले उसको स्टेरिलाइज़ किया जाता है। स्टेरिलाइज़ मतलब कि जर्म फ्री, यानी कि रोगाणुओं से मुक्त करना। और यहाँ मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में दो चीज़ें, एक तो हम किसको डिसइंफेक्ट करेंगे, जो कृंतक या जो एक्स प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं उसको, और दूसरा हम कौन सा करेंगे, जो हम एपरेटस यूज़ कर रहे हैं या जो लैब में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइज। तो यहाँ पे आपके दो स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन सतह रोगाणुनाशन और स्टेरिलाइजेशन यानी रोगाणुनाशन। तो एक में हम कृंतक जो सामान हम बाहर से ला रहे हैं उसका, और एक जो है हम सामान लैब में यूज़ कर रहे हैं उसका। उन दोनों को क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज या जर्म फ्री किया जाता है। और जर्म फ्री करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनसे कि हम इनको जर्म फ्री कर सकते हैं। प्लस कुछ हमारे पास में भौतिक सुविधाएं भी हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देना, पीएच बढ़ा देना या प्रेशर बढ़ा देना। तो हमारे पास में बायोलॉजिकल भी प्रोसेस है कि कुछ हम ऐसे एनिमल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज़ करते हैं तो वो भी जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो बायोलॉजिकल, केमिकल और तीनों से हम जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से, जैसे कल तो अपन ने वैसे ही पढ़ लिया था कि कौन कौन से हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे 4 प्रोसेस अपन कर रहे हैं
ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, पोलन कल्चर और सेल कल्चर, ये 4 अपने पास में प्रोसेस है। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गन कल्चर, अंग संवर्धन। यानी कि अगर हमें कोई अंग बनाना है तो अंग में क्या क्या हो सकता है, जड़ भी बच सकता है, तना, पत्ती, अंडाशय, परागकोश, भ्रूण कोश, कुछ भी जो है इसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला अंग संवर्धन है कि कोई भी अंग बनाना। अभी ये पौधों में ही है, लेकिन जंतुओं में भी जो है अंग बनाए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है हार्ट भी बन रहा है, लिवर भी बनता है, हाथ पैर तो खैर वैसे ऑर्गन है वो बनते ही हैं। अपना जयपुर है वो फेमस है आर्टिफिशियल फुट बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब हम टिश्यू कल्चर यानी बिल्कुल नेचुरल ऑर्गन बना लेंगे तो वो क्या कहलाता है, अंग संवर्धन। उसके बाद में है भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई लैब में काम कर रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, कोई संकर भ्रूण बना रहे हैं, तो उस भ्रूण को बचाना बहुत ज़रूरी है। यानी आर्टिफिशियल मेथड से हम उसको बचाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर है, बहुत एडवर्स कंडीशन में, मतलब विपरीत जो है उसमें उसको कंडीशन में बनाया जाता है, इसलिए बहुत रेयर है। तो उसके लिए हम जो है इसको जो है काम में लेते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या है कि जो प्लांट अब विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके भी जो है एम्ब्रियो हम इस प्रोसेस से बचा सकते हैं और वापस से उस प्लांट को ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हैंगिंग जो है आपके हैंगिंग है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और लेबेक ने इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। अब यहाँ पर जो है इसका जो मेन काम क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास में सीड है, तो उस सीड को जब हम पहले तो सबसे पहले फील्ड में ग्रो करेंगे, फिर कब प्लांट उगेगा, फिर कब फर्टिलाइजेशन होगा, कब उसका जो है एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सीधे ही सीड लिया जाएगा और उस सीड से हम लैब में और कुछ चीज़ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट ना रूट की ज़रूरत है, ना स्टेम की ज़रूरत है, ना लीफ की ज़रूरत है, सीधे ही हम सीड से एम्ब्रियो निकाल के उसको डेवलप कर लेंगे। और इस प्रोसेस में जो है लगभग 15-20 दिन का हमें फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि समय कम लग रहा है। दूसरा, हम अपने हिसाब से उसको डिज़ायर जो अच्छे सीड्स हैं उन्हीं को ग्रो करेंगे, अच्छे वैरायटी वाले जो है अच्छे डिज़ायर वाले उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका एम्ब्रियो कल्चर। अब यहाँ पे आपके बुक में जो है पूरा प्रोसेस भी दिया है और यहाँ मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ। तो उस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो किया जाता है। फिर उसके बाद में है पोलन कल्चर। पोलन कल्चर क्या है कि अगर आप देखो तो किसी भी फ्लावर में आपको पोलन ग्रेन्स तो बहुत मिलेंगे और जो ओवरी या एग है वो आपको बहुत कम मिलेगी। तो उस पोलन ग्रेन्स का क्या है, कोई यूज़ ही नहीं है। जब मैच्योर होंगे तो कुछ तो फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे, मिलियंस में से, ये मान लीजिए मिलियंस में से 1000 काम आ रहे हैं, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो क्यों नहीं उन जो पोलन ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स से हम जो है प्लांट को डेवलप कर लें। तो इस तरीके से क्या है, सीधे ही पोलन ग्रेन्स के थ्रू हम हैप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद में सेल कल्चर। सेल कल्चर में भी है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमें कोशिका है, उस कोशिका से टिश्यूज़ बनाने, ऊतक बनाने, तो यहाँ पर भी हम कैलस बना के उसको बना सकते हैं और उसका यूज़ जो है हम डिज़ायर्ड या वांछित लक्षणों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इसका डायग्राम दे रही हूँ, इसमें भी सिंपल है कि सेल है, उस सेल को हम स्पेशल मीडियम में रखेंगे, उसको डेवलप करेंगे और डेवलप करने के लिए हमारे पास में कल्चर मीडियम होना चाहिए, उसके थ्रू हम ये काम करेंगे। अब हमारे पास में 4 ये प्रोसेस हो गए। लास्ट जो आपका टॉपिक है, क्योंकि मैं सोची हूँ आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, तो ये जो है, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहा, कोई बात नहीं, आपको मैं 2 दिन दूंगी, सैटरडे और संडे, ताकि आप इसको कर लें। और इसके लिए मैंने उस दिन आपको बताया था कि टेस्ट में मैं आपके केवल वेक्टर जो है ये मान के चलिए कि पादप वायरस वाहक प्लांट वायरस वेक्टर से पहले का जो है
वो पूरा का पूरा टेस्ट में मैं लूँगी। ये आपकी हिंदी वाली बुक है मेरे पास, जिसमें 34 जो पेज नंबर है वहाँ तक मैं इसका जहाँ लिखा है पादप वायरस वाहक, उससे पहले का जो है मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है। और बाकी और भी कोई चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब इसमें लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर। कल अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंस देखी थी, आज अपन कर रहे हैं टिश्यू कल्चर कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ होता है। सबसे पहला है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर क्या है कि जैसे हमें ये मतलब नॉर्मल जैसे अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि हमें कोई जो है कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कलम वगैरह गुलाब की होती है कि आपने काटी लगा दी, तो ये एक तरीके का टिश्यू कल्चर से और भी जल्दी हम इसको डिज़ायर्ड को कर सकते हैं। सेकंड है वायरस मुक्त पौधों की पुनः प्राप्ति। ये अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई अपने पास में इन्फेक्टेड प्लांट है तो उस प्लांट से हमें अनइन्फेक्टेड प्लांट को बनाना है। तो उसका एग्जांपल भी मैंने बनाना वाला दिया था कि अगर हम रूट या शूट के एपेक्स की सेल्स को यूज़ करें तो हम ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगुणित पौधे यानी कि पोलन ग्रेन है, उससे डायरेक्ट हमने प्लांट्स को बना लिया, तो ये अगुणित या हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार होते हैं। फिर हमारे पास में होमोजाइगस लाइन्स या समयुग्मक लाइनें, तो इसमें क्या है कि हमें अगर कोई अच्छा कैरेक्टर दिख रहा है और हम नहीं चाहते कि उसमें किसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह हो, किसी कोई दूसरा अनडिजायर्ड कैरेक्टर आए, तो हम लैब में टिश्यू कल्चर से उसकी बहुत सारी ब्रांचेस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि हम होमोजाइगस यानी समान पौधों को 100% जो प्योर हैं उनको हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर उसके बाद में एम्ब्रियो रेस्क्यू, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण का जब हम बचाव कर रहे हैं तो दो कंडीशन में हम कर रहे हैं। एक तो हम हाइब्रिड जो बना रहे हैं, जो कि हम बहुत टेक्निक से उसको बना रहे हैं, तो उसको इस प्रोसेस के थ्रू बचाया जाता है। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, तो यहाँ पर हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी विलुप्त प्रजातियाँ जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं उनके भी भ्रूण को हम इस विधि द्वारा बचा सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका भ्रूण का बचाव। फिर है काई कॉलोनीय विभिन्नता। ये जो है यहाँ पर आपकी 2-3 वैरायटी भी दे रखी हैं, शकरकंद की, स्कारलेट, जर्मेनियम की, सिग्मा, सरसों की किस्म, पूसा, जय विकास, इन सबको जो है बिल्कुल समान एक जैसी ही अगर डिज़ायर्ड या वांछित हैं तो यहाँ पर हम उसके क्लोन भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गाजर जो शकरकंद है उसकी स्कारलेट मतलब होती है बहुत रेड कलर की इसमें शकरकंद होती है और उसमें जो है बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो उसके कारण हम उसके बहुत सारे क्लोन्स हैं, वो क्लोन्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है साइब्रिड क्या है कि प्रोटोप्लास्ट कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल वॉल हटा देते हैं तो सेल वॉल नहीं हो ऐसी सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम 2 अलग अलग किस्मों के प्रोटोप्लास्ट को लेके, एक में प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं, एक का हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, तो इस तरीके से हम ऐसी नई वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। और इस वैरायटी को वैसे हम बोलते हैं हाइब्रिड और यहाँ पे हम बोलेंगे साइब्रिड, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट को यूज़ किया है। फिर हमारे पास में जनन द्रव्य संरक्षण क्या है कि जनन द्रव्य एक्चुअली क्या है, जो बीज है किसी का भी या ऐसी कोशिका जो कल मैंने आपको बताई थी टोटीपेटेंसी पूर्ण सख्तता वाली, तो ऐसी कोशिकाएं या ऐसे बीज या ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिसमें कि सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य। तो इस जनन द्रव्य को भी हम संरक्षित करते हैं इसके माध्यम से, ताकि आगे जाके भी हम ऐसी वैरायटी है जिसको डेवलप कर सकें जो नॉर्मल रूप से डेवलप नहीं हो रही, तो ये कहलाता है जनन द्रव्य संरक्षण। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दे रखी कि किस तरीके से, और अगर आपको थोड़ा सा 11 का ध्यान हो तो क्रायो प्रिजर्वेशन हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, और ये जो टेक्निक होती है इसमें -190
डिग्री पे नाइट्रोजन लिक्विड स्टेज में होती है, तो उस लिक्विड स्टेज में हम किसी भी जो है लिविंग पार्ट को डेवलप या कंजर्व कर सकते हैं। जैसे अपन घर में करते हैं फ्रिज में, कि फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब नहीं हो तो हम फ्रिज में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ लो टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हमारी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो उसी तरीके से इन लिविंग को हम डीप फ्रिज मान के चलो कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? एक डीप फ्रिज है जिसमें कि हम -190 डिग्री पर किसी चीज़ को प्रिजर्व या संरक्षित करते हैं। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब मैं आपको 2 दिन दूंगी, सैटरडे और संडे। सैटरडे को मैं वापस से थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कराऊंगी, ताकि आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो पूछ लें, और एक बार मैं रिवाइज़ करूंगी तो एक बार और अच्छी तरह से कर लें, और मंडे को मैं इसका टेस्ट लूँगी। ओके, थैंक यू।